हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन को लेकर, जो कि आपके होंगे आर्ट्स ग्रुप से। और जैसा कि हर बार की तरह मैं आपको एक बार फिर से क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं कि इसमें ये 50 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक हैं, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में मिस करते हैं तो आपको भी बुरा लगता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 51 नंबर, आपको बता दें ये जो स्टूडेंट्स आर्ट्स ग्रुप के नहीं है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पार्ट या जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसमें जो सेक्शन ए होता है वो लगभग यही होता है। तो इसलिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर उस इस सेशन को अगर वो इन तक देखते हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो जो अगर एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधे टिक करना है हड़प्पा पे। हड़प्पा जो है ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का ये मतलब प्रभावित जो था क्षेत्र था, या उसके दौरान ही खोजा गया। इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, जो एग्जाम में रिपीट भी होते हैं कि इसकी खोज का क्रेडिट किसे जाता है या इसकी खोज किसने की थी। वो है दयाराम साहनी जी का नाम आता है, डी आर साहनी। और एक क्वेश्चन ये आता है कि ये किस नदी के तट पर था, किस नदी के किनारे था, तो वो था रावी नदी के। तो दो ऐसे ही एग्जाम में आपके दो तीन फैक्ट आप इससे देख सकते हैं। दूसरा आप देख लीजिए 52 नंबर क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। इसका मतलब है कि मांडा एक शहर, मांडा एक जगह थी जो कि अभी वर्तमान में ये जम्मू में सिचुएटेड है। और यहाँ पूछा गया है कि किस नदी के किनारे था। तो ऑप्शन देख लीजिए, चेनाब, रावी, सतलज या सिंधु। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे ये स्थित था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में श्लोक से कई क्वेश्चन आते हैं कि किस वेद से लिए गए, किस उपनिषद से लिए गए। जैसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ही बता दे रहा हूं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मुंडोक उपनिषद। उसके बाद गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया। ऐसे जो कोटेशन है वो हमेशा एग्जाम में आते हैं। असदो माँ सतगमय, ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये कुछ कुछ बुक्स में जो है इसका राइट आंसर जो है, जब मैं इसको सर्च किया तो वो ऋग्वेद मिल रहा है मुझे। लेकिन जो एक एग्जैक्ट जो ये लाइन है, असदो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु माँ अमृतगमय, ये एक तीन पंक्ति की एक श्लोक कह लीजिए इसको। इसका अर्थ जो है ये असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और उसके बाद है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये जो है ये बृहदारण्यक जो है एक उपनिषद है, उसका ये पार्ट है। लेकिन आपकी जो कुछ बुक्स है वो इसको ऋग्वेद पे टिक की है। हालांकि मैं अभी ये नहीं कहता हूं कि इसका ऋग्वेद सही होगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में वेद ही आए तो आप ऋग्वेद को ही आप उसको टिक करना, ठीक है। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का क्या अर्थ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, पत्नी और पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनी किसान को गृहपति कहते हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो आजीवक जो संप्रदाय है ये माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि ये बौद्ध और जैन धर्म के विपरीत, थोड़ा सा उनके विपरीत एक संप्रदाय था। और इसके जो संस्थापक हैं वो है मखली गोशाल। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 56 देखिए, कनिष्क द्वारा शक संवत अ, किस वर्ष शुरुआत की गई थी इस संवत की। तो आप पहले ये जान लीजिए, जो कनिष्क जो राजा है वो किस वंश का था, तो वो कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का जब शासनकाल आप एक बार देख लेना। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। और शक संवत आज भी ये अस्तित्व में है, ये आप चीज ध्यान दीजिएगा। 57 की बात करें, ये लखबख्श है, ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे कि उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबख्श की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो ज्यादा उपहार या ऐसी चीजें वो देता था। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, वो है 1885। अब दो तीन फैक्ट जान लीजिए। पूछता है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो वो थी डफरिन, लॉर्ड डफरिन के। और एक इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो एयो ह्यूम ने की थी।
पहला सदन जो हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ, सॉरी, पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो मुंबई हुआ था। इसके उस चेयरपर्सन कौन थे उस अधिवेशन में, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए 59 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे, ये है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो पहले इस क्वेश्चन में ही आपको एक फैक्ट मिल गया कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो थी वो 1932 में की गई थी। और किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने इसके साथ ही साथ हरिजन पत्रिका भी निकाली थी, ठीक है। हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन था वो 1933 से प्रारंभ हुआ था और एक तरीके की साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रारंभ में ये इंग्लिश में स्टार्ट की गई थी, निकाली गई थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी पर स्थित था। तो विजयनगर एक समृद्ध नगर और एक रहा नामी, आप कह सकते हैं एक नगर के रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। और तुंगभद्रा नदी अगर आप कहीं कहीं कुछ बुक्स में जो है वो कृष्णा नदी लिखा होगा, तो आपको बता दें एग्जैक्ट जो है ये नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका मतलब है कृष्णा नदी से छोटी नदी है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो दो भाई हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो आई होप आपको विजयनगर से ये फैक्ट याद है। और भी जितने फैक्ट हो अगर आप अपनी बुक से याद कर सकते हैं तो एक बार देख कर एग्जाम में जाएं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, दीवाने खैरात विभाग किसने खोला था। तो दीवाने जो खैरात विभाग है ये फिरोज शाह तुगलक ने खोला था। इसका अर्थ क्या था, ये जो विभाग था ये बेसिकली जो लोग अनाथ या विधवा लोग हैं उनकी, या जो विधवा थे या किसी अन्य मतलब जिनके बेसहारा आप कह लीजिए, बेसहारा लोगों की सहायता के लिए ये विभाग खोला गया था और इसका क्रेडिट जाता है फिरोज शाह तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। एग्जाम में आपके कभी कभी हम लोग बड़े क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं लेकिन वन लाइनर आ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो 1469 को तलवंडी में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और अगर डेट की बात करें तो 15 अप्रैल 1469 1469 में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। और ये सिख के पहले गुरु हैं और उनके संस्थापक भी आप कह सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है। तो वाराणसी, जो अभी सॉरी इलाहाबाद, जो कि अभी इसका जो नाम है वो है प्रयागराज। प्रयागराज। हालांकि आप सभी लोग पता है कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता था, लेकिन सरस्वती अभी विलुप्त हो चुकी है। तो दो नदियों का एग्जिस्टेंस है अभी वहां। तो इलाहाबाद और प्रयागराज आप जो चाहें वो समझ सकते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 64 है, झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है। तो झेलम जो नदी है आप सभी लोग जानते हैं, इसका जो उद्गम स्थल है वो है बेरी नागा। और बेरी नागा जो है ये पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें ये अवस्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कार्बनिक चट्टान है या चट्टाने हैं। तो कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, तो कार्बन सबसे ज्यादा कोयले में होता है। तो एग्जाम में आपके ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ, काले वन पाए जाते हैं, काले वन नाम से ब्लैक फॉरेस्ट। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है आप एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखता है कि ब्लैक सीधे लिख देगा, ठीक है, ब्लैक हिंदी में ही लिख देगा ब्लैक फॉरेस्ट। तो आपको क्या लगेगा कि ये ब्लैक फॉरेस्ट लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा, यहां से मैं सही से लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखा मिलेगा, क्योंकि मैंने कई बुक्स में देखा है वहां पे ब्लैक फॉरेस्ट ऐसे लिखा है। तो ब्लैक फॉरेस्ट, काले वन, ये पाए जाते हैं जर्मनी में, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। झील से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो झील से जितने भी अगर आप फैक्ट जान सकते हैं, और सबसे बड़ी, मीठे पानी की, खारे पानी की, सब एक बार आप याद करके जाइएगा। लोकटक झील जो स्थित है वो है मणिपुर में। और ये पूछा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है ये झील में मतलब किस, मतलब पानी का जो प्रकार है वो पूछा जाता है, तो वो मीठे पानी की झील, मीठे पानी की, ये आप ध्यान दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है स्थित है। तो गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ये एक विशाल, आप कह सकते हैं कि एक विस्तृत क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार आप देख सकते हैं। हालांकि इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक भी है। तो इसको आप
देख सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, मैटूर बांध जो है किस नदी पर बना है। मैं आप लोगों को बार बार बताया हूं कि बांधों से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, जैसे महानदी पे हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर बांध है, इसी तरीके से मैटूर बांध जो है ये कावेरी में सिचुएटेड है। और अगर बात की जाए, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो ये बांध किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तो जब भी आप बांध का नाम याद करें तो बांध के साथ उससे जो जुड़ी हुई नदी है, जिसपे नदी पे बना है, उसका नाम याद कर लें और वो किस राज्य में है उसका नाम। 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो है होली लैंड, पवित्र स्थल आप कह सकते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो ये है यरूशलेम या जेरूशलम, और जेरूशलम ये इजराइल में स्थित है। तो आपके एग्जाम में कुछ ऐसे स्थानों से नाम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है विश्व की और भारत की, पहले ये आप देख लिया करिए स्टार्टिंग में ही। दूसरा कि गहरी झील, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, बड़ी झील, ये चीजें। और दूसरा कि वो वैसे क्वेश्चन तो अभी नहीं आते आपके एग्जाम में, कभी कभी मिलान करने वाले भी आते हैं, लेकिन मिलान वाले आप में नहीं आते हैं। सबसे अगर गहरी झील की बात की जाए तो वो है बैकाल झील, और बैकाल झील जो है ये साइबेरिया रीजन में है, रशिया के साइबेरिया रीजन में है। आप यहाँ देख सकते हैं एक है कैस्पियन झील जो है, वो जो है सबसे बड़ी झील है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बड़ी झील का मतलब सबसे ज्यादा पानी वाली झील, या आप कह सकते हैं उसमें सबसे ज्यादा पानी है, तो जब बड़ी झील का नाम आएगा तो कैस्पियन सागर, उसका कैस्पियन सागर नाम है। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक होता है। जो तारे का रंग सूचक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तारे का रंग है उससे हमें क्या पता चलता है, उसके ताप का पता चलता है। जैसे जब कोई चीज ज्यादा पीली होती है तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा गर्म है, थोड़ा लाइट होती है, सफेद होती है बिल्कुल, तो लगता है ठंडा है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो हमारे भारत में मैक्सिमम जो हमारे नोट्स की छपाई होती है वो होती है देवास में। देवास कहाँ है, ये एमपी में है। और कागज का उद्योग जो है वो नेपा नगर में है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो एग्जाम में आरबीआई से ये आता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये भी आपको। और रेपो रेट कौन निर्धारित करता है, बैंक रेट कौन निर्धारित करता है, तो ये सारे फैक्ट भी आपको जानने चाहिए इसके साथ ही साथ। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है, तो वो है आयकर। आयकर जो होता है वो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव क्यों नहीं डालता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत लिया जाता है। अब बिक्री कर लग जाएगा, सीमा कर मतलब कोई दूसरे राज्य से आप सामान मंगा रहे हैं तब उस पर कर लग रहा है, तो उससे आप भी प्रभावित होंगे। चुंगी कर जो लोकल गवर्नमेंट लेती है उससे भी, तो ये आप ध्यान देंगे। 76 नंबर जो क्वेश्चन है काफी अच्छा है, कई बार रिपीट हुआ। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। उस समय की प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी, और इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाया गया था। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर जो है, 77 नंबर देखिए, नास्डाक नाम है इसका। तो नास्डाक जो है ये एक स्टॉक एक्सचेंज है यूएस का, जो न्यूयॉर्क में है शायद। तो ये आपके एग्जाम में ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जो है हर जगह के कहीं कहीं के अलग अलग नाम है, तो वो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एक बार आप उसको देख के जाइएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन आपात क्या बनाता है। तो अवमूल्यन एक आपात इमरजेंसी टाइप का, ये जो है ये महंगाई या महंगा चीज वस्तुओं को महंगा बनाता है। तो ये आप इसको, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इससे आप समझ सकते हैं। 79 नंबर है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। तो यहाँ पे हालांकि जो ऑप्शन है वो है नहरें, तालाब, कुएं। तो सबसे ज्यादा जो है वो नलकूपों से सॉरी, नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। लेकिन नलकूपों के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो नहरों का आता है, फिर कुओं और तालाबों का आता है। तो यहाँ पे कोई ये कहना वो नहीं है, यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उपर्युक्त सभी। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए सिंचाई का, तो सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है।
नलकूप या उसको आप पंपिंग सेट भी कहते हैं आप, और अलग अलग रीजन में हो सकता है उसके नाम अलग हो। 80 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के यहाँ अस्थाई अध्यक्ष लिखा है, अस्थाई रहता तो सच्चिदानंद सिन्हा जी रहते, और अस्थाई की बात है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंपल क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे। 81 जो है, लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए ये मैंने पिछले एक सेशन में क्वेश्चन कराया था, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर अभी एक एग्जाम हुआ था तो गवर्नमेंट ने उसको अभी 552 ही माना है, तो 552 ही आप लोग टिक करिएगा। बट अगर ऑप्शन में 552 ना हो, 552 ना हो और 550 दिखे तो आप उसको टिक करिएगा। क्यों? क्योंकि जो आंग्ल भारतीयों के लिए जो 2 सीटें थी उसको हटा दी गई हैं, और तो इस वजह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें कितनी है जिसपे चुनाव होते हैं, तो वो 543 हैं अभी प्रेजेंट में। तो ये और बाकी जो ये 7 सीटें जिसपे चुनाव नहीं हो पाते वो पीओके में है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, वो 7 सीटें वहां अलॉटेड है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। आप सभी लोग पता है इनको सभापति कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन जो है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल अनुसूचियां जो हैं वो हैं 12। 12 में जो सबसे एग्जाम में वैसे तो किसी से भी आ सकता है, लेकिन भाषाओं से आता है, समवर्ती सूचियों से आता है। 11वां 12वां काफी इंपॉर्टेंट है। जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से है, 12वीं म्यूनिसिपालिटी नगर पालिका से है। तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा अनुसूचियों को। एक उसका ट्रिक है, आप अगर बहुत कम समय है, लेकिन टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं जानते एक बार सर्च कर लेना, आप उसे सर्च कर लोगे तो आपको पूरी अनुसूची याद हो जाएगी। अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं शायद पढ़ा देता आप लोगों को। 84 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के सर्वोच्च जो न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति का जो आयु, रिटायरमेंट की जो डेट है वो क्या है। तो आप एक फैक्ट याद रखिएगा, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायरमेंट की डेट पूछी जाए तो 95% 65 ईयर ही सही होगा। ठीक है, और जब स्टेट गवर्नमेंट में पूछी जाए तो वो 62 हो जाती है, 62। और बाकी जगह आप जब भी रिटायरमेंट की जो डेट होगी वो 65 ही होगी मैक्सिमम टाइम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 जो है, सॉरी 85 जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। 86 है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। आपको पता है कि जब भी विधेयक पारित होते हैं तो अगर लोकसभा में पारित हुए तो राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में हुए तो लोकसभा में जाएंगे, ये आपको प्रोसीजर पता है। कोई भी बिल पारित होता है जब, तो वो 14 दिन तक सिर्फ रोक सकते हैं। अगर 14 दिन में अगर उन्होंने कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया था उसे पारित माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा का जो पावर है वो धन विधेयक को लेकर कम है, मतलब उसमें उनका कोई आप कह सकते हैं वश नहीं चलता है। 87 जो है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो हालांकि ये सेट पुराना है इसलिए उसमें ऑप्शन नहीं है। अभी वर्तमान में जो है वो 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं, और सबसे बड़ी जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जिसमें कि लगभग 6 से 7 पूर्वी जो हमारे राज्य हैं उनकी सीमाएं आती है या उनके न्यायालय क्षेत्र आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से समाजशास्त्र के समन्वयात्मक जो संप्रदाय के समर्थक कौन है। तो आप अगर सोशोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तब इसको बेहतर समझ पाएंगे, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। एक्चुअली ये बिल्कुल मतलब उसमें भी कई तरीके के लोग मानने वाले हैं, तो जो समन्वयात्मक मानते हैं, जो सबको एक साथ लेकर मानते हैं, उस तरीके के विचारधारा या संप्रदाय के लोगों को उसमें सोरोकिन, दुर्खिम और गिन्सबर्ग आते हैं। तो ये अभी मैं यहाँ नहीं बता सकता, काफी टाइम लग जाएगा। ये सभी आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक नातेदार नहीं है। देखिए जब प्राथमिक नातेदार का मतलब, यहाँ प्राथमिक नातेदार का मतलब जिसका एक अपवर्ड से डाउनवर्ड जो आती है पीढ़ी आप कह सकते हैं उसे कहते हैं, या वैवाहिक संबंध हो या ब्लड रिलेशन हो। तो यहाँ पे आप देखिए माता, पिता और भाई ये प्राथमिक नातेदार हैं, लेकिन चाचा जो है ये द्वितीयक नातेदार हैं। ये भी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदू विवाह में कितने प्रकार का वर्णन है और पौराणिक हिंदू ग्रंथ में किया गया है।
तो ये पौराणिक हिंदू ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। मैं आप लोगों को एक क्लास में पूरा बता भी चुका हूँ लिस्ट के कितने तरीके के विवाह हैं। 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए सामाजिक परिवर्तन जो सोशल चेंजेस होते हैं उसमें कई तरीके के सिद्धांत आए हैं, जैसे रैखिक लोग मानते हैं कि परिवर्तन हमेशा सीधी रेखा में जाता है। चक्रीय जो परिवर्तन का अर्थ क्या है कि माना जाता है कि जो समाज में जो परिवर्तन होता है वो एक चक्र की तरह है। एक बार वो अपने हाईएस्ट पीक पे होता है, मतलब डेवलप होगा, फिर वो डेमोलिश होगा, फिर एक बार डेवलपमेंट की ओर जाएगा, फिर डेमोलिश की ओर जाएगा। तो इसी चक्रीय सिद्धांत कहते हैं, और ये जिसने दिया है वो है स्पेंगलर। 92 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। तो संस्कृति का जो मुख्य वाहक है वो है व्यक्ति। मतलब हम ही आप अपनी संस्कृति जो हमने सीखी है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेके जाते हैं या स्थानांतरित करते हैं। तो संस्कृति मतलब कल्चर, कल्चर को हम एक तरीके से आगे ढोने का काम भी हम ही करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति। अब हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देख लिए, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राइट आंसर होगा अरस्तु। आपको बता दें कि इनकी बुक है द पॉलिटिक्स, और इन्होंने ही पॉलिटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह लोगों के बीच में लाए। प्लेटो से एक फैक्ट आता है लेकिन आप लोगों के एग्जाम में शायद ना आए, ये जो है ये फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है। राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक दर्शन के पिता प्लेटो को कहा जाता है, प्लेटो को। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में मैक्सिमम अरस्तु से ही क्वेश्चन आते हैं। 94 नंबर जो है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो कौटिल्य ने अपने जो रचना थी अर्थशास्त्र उसमें बताया था कि राज्य के जो होते हैं वो 7 अंग होते हैं, जिसको सप्तांग कहते हैं। आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना सप्तांग में, सप्तांग में आपको नाम दिख जाएंगे, एक बार उसको नोट भी कर लेना। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा सप्तांग सप्तांग का भाग नहीं है। ठीक है, उसमें राज्य, पड़ोसी राज्य और मंत्री, ऐसे सैनिक सब आ जाते हैं उसमें। राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं। तो राज्य की अगर मुख्यतः तत्व की बात की जाए तो वो होते हैं 4। कौन कौन से। एक तो देखिए राज्य होने के लिए आप इसको कह सकते हैं कंडीशन भी है कि जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसके बाद एक सरकार होनी चाहिए, और सरकार में सरकार की संप्रभुता होनी चाहिए, मतलब वो डिसीजन खुद ले, स्वतंत्र हो डिसीजन लेने के लिए। वो किसी और के डिसीजन को अगर फॉलो करेगा तो उसे एक्चुअल में उसको स्टेट नहीं कहा जाएगा। ये एज पर पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन है। 96 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रवर्तक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। योग दर्शन जो है पतंजलि मुनि है, और जो कपिल सांख्य है, गौतम जो है न्याय दर्शन, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब हम लोग देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं इसको। यहां आप देख सकते हैं, जैन धर्म में कर्म को किस रूप में देखा जाता है। तो जैन धर्म को कर्म को जो है वो बंधन के रूप में देखा जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप याद करके जाइएगा। और जैसे जैन अगर बात की जाए जैन धर्म के तीर्थंकर, तो 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें पहले ऋषभ देव हैं, लास्ट जो हैं वो आपके जो महावीर जैन है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, रेने डेकार्त किस देश के दार्शनिक थे। तो ये फ्रांस के थे, और इन्हें आधुनिक आप कह सकते हैं कि आधुनिक दर्शन का पिता भी कहा जाता है। तो क्योंकि इन्होंने नॉलेज को जो है वो सुप्रीम कहा था, और नॉलेज को कई जगहों पे ये बताते हैं कि नॉलेज ही है एक ऐसा जो आपको सबसे उत्कृष्ट रखता है, इसलिए इनको आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है, रेने डेकार्त को। इनकी डेथ हुई थी वो स्वीडन में हुई थी। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो हालांकि बनते नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं। जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है उसके प्रतिपादक हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड या आप कह लीजिए बीएड में आप जब पढ़ेंगे आगे, तो वहां पढ़ेंगे कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या होता है, तो तब वहां पे आपको समझ में आएगा। यहाँ आप सीधे याद रखेंगे इसके प्रतिपादक जो है, फाउंडर प्रोपाउंडर जो है वो है वाटसन। जो 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। बुद्धि लब्धि का मतलब आईक्यू, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आईक्यू इंटेलिजेंट कोसेंट इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। और इसका कभी कभी एग्जाम में आपके फॉर्मूला आता है, तो वो आता है, इसका फॉर्मूला है MA/CA × 100। मतलब आपके मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल या आप कह लीजिए फिजिकल एज इंटू कर देंगे 100 से,
तो ये IQ आपका पता चलता है, और उसी IQ से हम पता करते हैं या पता लगाते हैं कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो ये सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो वो बीने ने दिया था, साइमन बीने। और ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम, मतलब आप एग्जाम में भी गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं जिसमें एक दो के आंसर गलत हुए हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। होता क्या है कि एग्जाम, कुछ बुक्स किसी और चीज को फॉलो करती हैं, किसी बुक में कुछ और होता है, तो हमें किसी एक को लेकर ही चलना होता है। तो कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो उनका आपको मार्क्स एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। तो आई होप आज के सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।